क्या एपीएफओ के उन अफसरों को वाकई इस बात का अंदाजा है कि जब एक 70 साल का बुजुर्ग, जिसने अपने जीवन के सुनहरे 30 साल किसी फैक्ट्री की तपती मशीनों के सामने धूल और धुएं के बीच अपना खून पसीना बहाकर गुजार दिए हों, वह महज Rs1000 की मामूली पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के बाहर चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रहता है, तो उसकी बूढ़ी आंखों में जो बेबसी और दर्द झलकता है, उसे दुनिया का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। क्या इस लोकतांत्रिक देश के उन 78 लाख बुजुर्गों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय और सामाजिक अत्याचार को चुपचाप देखते रहना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है? आज मैं आपके सामने वह सारे पुख्ता सबूत और अचूक वित्तीय आंकड़े रखने जा रहा हूं, जो यह पूरी तरह साबित करते हैं कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को Rs7 500 प्लस महंगाई भत्ता डीए देना न सिर्फ पूरी तरह व्यावहारिक और संभव है, बल्कि वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद आसान भी है। और इसके बावजूद यह जायज हक हमारे बुजुर्गों को नहीं दिया जा रहा है। जो लोग मुझे इस मंच पर चुप कराना चाहते हैं या तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वे दरअसल मेरी आवाज को नहीं, बल्कि इस देश के लाखों असहाय बुजुर्गों की उस चीख को दबाना चाहते हैं जो बरसों से इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन वे यह अच्छी तरह जान लें कि जब तक इस सीने में आखिरी सांस बाकी है, यह आवाज न तो कमजोर होगी और न ही कभी बंद होगी। नमस्कार साथियों, मैं भवानी प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय मंच पर, जहां आज की यह विशेष खोजी रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया है, ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का असली चेहरा और उसकी कार्यप्रणाली का पूरा सच आपके सामने पूरी प्रामाणिकता के साथ आ सके। इसलिए मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना छोड़े पूरा देखें और इसे देश के हर उस कामकाजी भाई, बहन और बुजुर्ग तक जरूर पहुंचाएं जिसकी गाढ़ी कमाई और तनख्वाह से हर महीने पीएफ का हिस्सा काटा जाता है। हर खेरे थे। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों और पेंशन भोगी भाई बहनों से मेरा एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी व्यक्तिगत अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह खोजी प्रयास, बुजुर्गों के हक की लड़ाई और यह तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका यही एक छोटा सा सहयोग इस देश के 78 लाख पेंशन भोगियों की आवाज को और अधिक मजबूती प्रदान करता है और हमें सच्चाई को बिना डरे सामने लाने का संबल देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को सीधा, स्पष्ट और कड़ा जवाब दे देना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से मुझ पर भ्रामक जानकारियां या झूठ फैलाने का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि आप मेरी जितनी चाहे उतनी आलोचना करते रहिए, मेरे खिलाफ बंद कमरों में नए नए षड्यंत्र रचते रहिए और इस मंच को बंद कराने की कानूनी या गैर कानूनी धमकियां देते रहिए। लेकिन यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि जब तक इस देश के एक एक ईपीएस माताए बुजुर्ग के खाते में Rs7 500 वाला प्लस डीए और साथ ही मुफ्त चिकित्सा व इलाज का लिखित सरकारी आदेश नहीं आ जाता, तब तक यह जमीनी संघर्ष और यह वैचारिक आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। क्योंकि यह मेरा कोई साधारण वादा नहीं, बल्कि मेरा एक अटूट संकल्प है, जिसे डिगाने या तोड़ने की ताकत इस व्यवस्था के किसी भी अधिकारी या रसूखदार व्यक्ति में नहीं है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे कड़वे और सबसे जरूरी सच पर, जिसे ईपीएफओ के बड़े बड़े नीति निर्माता और अफसर कभी भी आम जनता और कर्मचारियों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। क्योंकि जो लोग और आर्थिक विशेषज्ञ बार बार यह खोखला तर्क देते हैं कि पेंशन भोगियों को Rs7 to 500 की न्यूनतम पेंशन देना आर्थिक रूप से संभव नहीं है, उन्हें आज मैं स्वयं सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और वित्तीय दस्तावेजों के साथ पूरी तरह बेनकाब करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए और इन आंकड़ों को समझिए कि ईपीएफओ के पास इस वक्त विभिन्न फंडों को मिलाकर कुल जमा राशि Rs2 में लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। और यह कोई मेरा स्वघोषित या काल्पनिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि स्वयं सरकारी बहियों, वित्तीय रिपोर्टों और संसद के पटल पर दर्ज एक ऐतिहासिक सच्चाई है, जिसमें से अकेले ईपीएस 95 योजना के तहत ही लगभग Rs7 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल और आत्मनिर्भर फंड पूरी तरह सुरक्षित जमा पड़ा हुआ है।
अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस सामाजिक सुरक्षा संस्था के पास RS20 लाख करोड़ रुपए का असीमित खजाना मौजूद हो, जिस विशाल धनराशि पर हर साल विभिन्न निवेशों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम ब्याज और लाभांश आता हो, वह संस्था अपने ही अंशधारकों और देश के RS8 लाख बुजुर्गों को जीवन जीने के लिए RS7500 आदि की सम्मानजनक पेंशन नहीं दे सकती। यह तर्क न सिर्फ पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद है, बल्कि यह सरासर झूठ है और हमारे बुजुर्गों के जीवन भर की कमाई के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय धोखा है। असली और बुनियादी सवाल तो यह उठता है कि आखिर यह अथाह पैसा जाता कहां है। और सच यह है कि EPFO के आला अफसर इस पूरे फंड को देश की बड़ी बड़ी निजी कंपनियों, कॉरपोरेट घरानों और अनिश्चितताओं से भरे शेयर बाजार में लगाकर भारी मुनाफा कमाने का खेल खेलते हैं। लेकिन जब हमारे बुजुर्गों को सेवानिवृत्ति के बाद उनका अपना हक और जायज पैसा वापस करने का वक्त आता है, तो वित्तीय घाटे और फंड की अस्थिरता का रोना रोकर खजाना खाली होने का नाटक किया जाता है। इतना ही नहीं, EPFO के खातों में हर साल हजारों करोड़ रुपए की एक ऐसी विशाल राशि भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी लावारिस धन के रूप में जमा होती जाती है।